हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें आज हमारी जो है 4th वीडियो है और इसका टॉपिक है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम रेफर टू दैट सिस्टम वेयर इन। इसमें जो है बार्टर सिस्टम का रेफर मीन्स मीनिंग पूछा गया है। और अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को जो है राइस की ज़रूरत होती थी और उसके पास वीट अवेलेबल है, तो जिसको वीट की ज़रूरत होती है, नीड्स होती है, वो उसे ढूंढेगा और उससे जो है राइस और वीट का एक्सचेंज कर लेगा। ये हमारा बार्टर सिस्टम था। जब कॉइन्स नहीं आए थे, करेंसी नहीं आई थी, तो इससे पहले जो है बार्टर सिस्टम ही हमारा एक्सचेंज ऑफ जो है मेथड रहता था। तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग यहाँ पे हमें पता चल गया है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ए, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के लिए ही एक्सचेंज किया जाता है, तो ये सही कह रहा है, बार्टर सिस्टम की बात है ये। फिर कह रहा है बी, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल। गुड्स को एक्सचेंज नहीं किया जाता किसी भी कंडीशन में, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुड्स का ही एक्सचेंज करते थे हम बार्टर सिस्टम में। सी है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी। करेंसी उस टाइम पर थी ही नहीं, लेकिन अगर आज के टाइम पर भी बात करते हैं तो भी हमारा कई चीज़ों में हम बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, तो उस टाइम भी हम करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। फिर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। करेंसी किसी टाइप की नहीं आती बार्टर सिस्टम में, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक्सचेंज का कॉमन मीडियम था। ये तो बार्टर सिस्टम में था नहीं, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट यूनिट भी नहीं थी उसकी, और कोई कॉमन मीडियम मतलब एक ही चीज़ के बदले में सभी चीज़ों का सेल्स परचेज कर सके, तो ऐसा नहीं था। किसी भी चीज़ के बदले कुछ भी सेल्स परचेज किया जा सकता था, तो ये गलत हो गया। सी जो है हमारा वो कह रहा है कॉमन यूनिट, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी मेजरिंग की, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसकी। बी कह रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि वांट्स की जो है डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, मींस जिसके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत हो जो हमारे पास है, और हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो जो उसके पास है, तो दोनों साइड से जो है वांट्स होनी चाहिए अवेलेबल चीज़ों की, तो तब इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मानते हैं, और ये बार्टर सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर डी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट होती है जैसे हमने आज कुछ सेल परचेज किया और उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में कर रहे हो, तो वो हमारी जो होती है डेफर्ड पेमेंट होती है। ऐसा बार्टर सिस्टम में जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी मेजरमेंट की, तो पॉसिबल कम हो पाता था। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट नहीं होती थी, ये हो जाता था कि फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होती थी, इसलिए जो है हमारे यहाँ पर ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की कॉमनली डेफिनेशन जो है जो हर जगह एक्सेप्टेड होती है वो क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। एनी गुड्स विच इज कॉमनली यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई स्टोर वैल्यू हो उसको ही हम उस गुड्स को ही मनी मानेंगे, तो ये गलत है हमारा। फिर हमारा एनी गुड्स विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट ए फिक्स रेट। गोल्ड को एक फिक्स रेट पर एक्सचेंज करें तब जो हमारी मनी किसी गुड्स की वैल्यू होगी तो वो मनी मानी जाएगी, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग होती रहती है, कोई फिक्स रेट नहीं होता एक तो, और दूसरा हर चीज़ को हम गोल्ड में नहीं मेजरमेंट करेंगे। फिर है सी, एनी गुड विच इज एक्सेप्टेबल टू बैंक। बैंक जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है वो मनी हो जाती है, तो बैंक तो जो है हमारा चेक को भी एक्सेप्ट कर लेता है,
BR BP बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर मनी में काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि मान लो चेक को तो उसका फिर भी एक्सेप्टेबल मनी के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो BR हैं BP हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको भी जो है बैंक में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन वो मनी में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। फिर हमारा एनी गुड्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है मनी का एक प्राइम फंक्शन भी माना जाता है, और ये जो है मनी की एक कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जिस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, मनी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, और दूसरा होता है मेजर्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी एक कॉमन यूनिट है जिसमें हम गुड्स को मेजर करते हैं तो और सर्विसेज को भी मेजर करते हैं। तो 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं मनी के, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर्स ऑफ वैल्यू। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो बी और सी ऑप्शन दोनों ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, जिसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड ए पेई इज कॉल्ड। मनी जो एक्सेप्टेड होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जिसमें ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेयर एंड द पेई, उस मनी को हम कहते हैं फ्यूडिशरी मनी। ये एक लीगल टर्म है जिसमें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रस्ट की बात करते हैं बिटवीन द पेयर एंड पेई। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल बॉडी मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। तो फुल बॉडी मनी में जो है मनी वैल्यू और कमोडिटी की वैल्यू दोनों क्या होती है, मार्केट में सेम होती हैं। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ए ऑप्शन इक्वल इन मार्केट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो मनी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी मीन्स लाइक जैसे इंडिया में गवर्नमेंट अथॉरिटी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और RBI को है मनी इशू करने की, तो उस मनी को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। उसको हम फिएट मनी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड। मीन्स एक कमोडिटी से उसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो मनी की, तो ऐसी मनी को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऐसी मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं, जिसमें मनी की वैल्यू क्या है, उस कमोडिटी के कंपेयर में, किसी भी कमोडिटी के कंपेयर में उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्रेडिट मनी कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लीड टू अमर्ज ऑफ। मनी जो स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट के कारण लीड करती है कि वो है फाइनेंशियल मार्केट। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट। कमोडिटी मार्केट को लीड नहीं करती है, वो फाइनेंशियल मार्केट को लीड करती है। तो ये हमारा ए गलत हो गया, और सी में भी ए इंक्लूड है, तो ये भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर्स ऑफ मनी वैल्यू। इंडिया में जो है मेजरमेंट की 4 फॉर्म्स हैं मनी सप्लाई के लिए, M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 के कंपोनेंट्स के बारे में इसने पूछा है। तो जो M1 है उसमें टाइम डिपॉजिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, कैश रिजर्व फॉर कॉमर्शियल बैंक्स इसको भी जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बी जो है डिमांड डिपॉजिट, इसको इंक्लूड किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज। बैंक मनी हमारी कौन सी होती है, जो हमारे क्या करे, क्रेडिट क्रिएशन को जनरेट करती है। कि बैंक जो है
इसमें क्रेडिट क्रिएशन का जो है पूरी प्रोसेस होती है, जिससे कुछ जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो काफ़ी मल्टीप्लायर हो जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो बैंक मनी जो है हेल्प करती है इन जनरेटिंग द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। इंडिया में जो मनी सप्लाई है वो कौन करता है? तो ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आरबीआई करती है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करते हैं, ये प्रिंट करते हैं। लेकिन सप्लाई की बात पूछी गई है तो आरबीआई तो कर ही रही है क्योंकि वो प्रिंट कर रही है। उसके साथ कॉमर्शियल बैंक जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई सीधा नहीं पहुंचाती है, और गवर्नमेंट भी जो है हम तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट्स आर। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं हमारे? तो ऐसे डिपॉजिट जिनको जब चाहे हम निकाल सकते हैं वो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा चेकेबल डिपॉजिट। जब भी हम चेक बैंक में देंगे तो हम चेक के बदले अपना कैश निकाल सकते हैं, तो ये हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। फिर नॉन चेकेबल डिपॉजिट, जो चेकेबल नहीं है, मतलब जिसको हम चेक से नहीं निकाल सकते, तो ऐसे डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह हो गई, वो डिमांड डिपॉजिट के पार्ट नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जो हम डिमांड पर हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं, वो हमारे डिमांड डिपॉजिट ही है। चाहे हम चेक से निकालें या जो पे स्लिप होती है उसको फिल करके भी हम निकाल पाते हैं, तो मीन्स हम डिमांड करके निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन डी, जिसमें ए और सी दोनों इंक्लूड है, हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये मैंने बताया था कि 4 मेजरमेंट्स के तरीके हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। फिर यहाँ पे पूछा गया कि M1 किसके इक्वल होता है। तो M1 जो है हमारा, उसमें एक तो मैंने बता दिया था कि डिमांड डिपॉजिट हमारा इंक्लूड होता है, तो ए ऑप्शन में डिमांड डिपॉजिट नहीं है, तो ये तो यहीं कैंसिल हो जाएगा। फिर करेंसी विद पीपल इंक्लूड होता है और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्लूड होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। M1 में यही तीनों चीज़ आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई ऑफ मनी इज़। सप्लाई ऑफ मनी हमारी क्या है? फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो या नन ऑफ दीज। तो ये मैंने नेशनल इनकम में बताया था कि सप्लाई ऑफ मनी जो है हमारी वो स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि एक बार जो हमने मनी पूरी कंट्री में सप्लाई कर दी है वहीं हमारी रोटेट होती रहती है, सर्कुलर में चलती रहती है, तो ये स्टॉक वेरिएबल होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। इंडिया में कॉइन जो है वो कौन इशू करता है? तो हम अगर नॉर्मली प्रिंट की बात करते हैं कि करेंसी जो कौन इशू कर रहा है, तो हम आरबीआई का नाम लेते हैं। लेकिन जो कॉइन्स है और 1 रुपये का नोट है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ना कि ये ध्यान रखना है कि आरबीआई नहीं होगा कॉइन्स के टाइम पर, कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा। एसबीआई तो बिल्कुल ही नहीं है किसी भी चीज़ के इशू में, और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये तो वैसे ही कर जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होगा। तो ध्यान रखना है कि कॉइन्स और 1 रुपीज़ का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, और बाकी सारी जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई इशू करती है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज। कि जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल। कि जो भी कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसने जो सेल्स किया या परचेज किया उसके एक्ट को वो सेपरेट करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कौन परचेज कर रहा है कौन सेल कर रहा है, दोनों कमोडिटी की क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं मनी के एक्सचेंज में, तो हमें पता होता है कि क्या परचेज कर रहे हैं और हम क्या सेल कर रहे हैं। मनी जो है सेल्स और परचेज दोनों में डिफरेंस करना सिखा देती है।
तो ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखते हैं, कंबाइंड द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल, जब सेपरेट कर रही है तो कंबाइंड का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि या तो चीज़ सेपरेट होगी या कंबाइंड होगी। फिर सी ऑप्शन कह रहा है एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल्स एंड परचेज, स्कोप बढ़ा देती है ये सेल्स और परचेज का, जैसे डबल कोइंसिडेंस जो था वॉन्ट्स का, उसको नहीं देखना पड़ता, जो चाहे सेल्स परचेज कर सकते हैं, तो इससे उसका स्कोप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। आरबीआई जो है करेंसी इशू करती है, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम उसने अडॉप्ट कर रखा है, तो वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी आर रिलेटेड टू, जो हमारा मनी का डायनेमिक फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, वो हमें चेक करना है। तो पहला कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्राइमरी फंक्शन है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमारा क्या हो गया, क्योंकि मेजरिंग कर रही है तो प्राइमरी फंक्शन है। फिर कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ करेंसी, ये मनी का काम नहीं है। फिर डी है जो हमारा स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये जो है डायनेमिक फंक्शन हम मान सकते हैं मनी का, क्योंकि इसी की हेल्प से जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है एंड ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डायनेमिक का मतलब है जो चेंज होता रहे, तो इसलिए ये जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो हमेशा जो है चलती रहती है, और गतिशील जो होगा वो डायनेमिक होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू, जो इसको एच से भी डिनोट करते हैं हम, हाई पावर्ड मनी, इसमें जो है नोट और कॉइन्स इंक्लूड किए जाते हैं, और साथ में जो है कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश रिजर्व होता है, जो CRR होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो पहला कह रहा है मनी सप्लाइड बाय RBI ओनली, तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें RBI ने जो मनी सप्लाई किए हैं वो लोगों के पास होगी, लेकिन जो CRR है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ओनली वर्ड आ गया है, तो ये गलत हो गया। टोटल सप्लाई ऑफ द मनी इन इकोनॉमी, क्रेडिट क्रिएशन वगैरह को ये छोड़ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पीपल, इसमें भी कैश रिजर्व को छोड़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, पहले तीनों गलत हो गए। फोर्थ जो है हमारा नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पीपल एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ये हमारा जो है राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है हमने मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के 20 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।